सोचिए कि एक गैस स्टेशन पर झाड़ू लगाने वाला एक बहुत ही साधारण सा कर्मचारी है, और दूसरी तरफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंस कंपनी का एकदम टॉप एग्जीक्यूटिव है। ठीक है। अब अगर मैं पूछूं कि इन दोनों में से कौन अपनी मौत के वक्त करोड़ों डॉलर्स का मालिक निकला और कौन पूरी तरह से दिवालिया हो गया, तो मतलब कोई भी यही कहेगा कि हार्वर्ड वाले एग्जीक्यूटिव ने ही बाजी मारी होगी, है ना? बिल्कुल, कोई भी यही सोचेगा। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। आज के इस गहन विश्लेषण में आपका स्वागत है। हम आज मॉर्गन हाउसल की बहुत ही मशहूर किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के पन्नों और उसके पीछे जो रिसर्च है ना, उसमें उतरने वाले हैं। हाँ, और ये बहुत दिलचस्प होने वाला है। बिल्कुल। और हमारा आज का जो मेन मकसद है वो ये समझना है कि पैसों के मामले में हमारा जो मनोविज्ञान है, हमारी जो आदतें हैं और हमारा व्यवहार किसी भी बड़ी डिग्री या बहुत ही मुश्किल गणित से कहीं ज्यादा ताकतवर क्यों होता है। रीड और रिचर्ड फुस्किन की बिल्कुल सच्ची कहानी है। और मैं कहूंगी कि ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि जो वित्तीय सफलता है वो कोई हार्ड साइंस या भौतिकी का नियम नहीं है जिसे बस किताबों से रट लिया जाए। सही बात है। देखिए, रोनाल्ड रीड ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी कोई बड़ा पद नहीं संभाला, लेकिन उसने एक काम लगातार किया। जो भी थोड़ा बहुत पैसा वो बचाता था ना, उसे वो सीधे ब्लू चिप शेयरों में डाल देता था। ब्लू चिप मतलब वही जो बहुत बड़ी और भरोसेमंद कंपनियां होती हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल वही, जिनका बाजार में डूबना लगभग नामुमकिन सा माना जाता है। और निवेश करने के बाद उसने क्या किया? उसने दशकों तक बस इंतजार किया। लेकिन एक मिनट रुकिए, मुझे ये बात आसानी से पच नहीं रही है। क्यों? मतलब रिचर्ड फुस्कोन तो मेरिल लिंच का एक टॉप अधिकारी था ना? हाँ, बिल्कुल था। तो उसे तो अर्थव्यवस्था की, बाजार के उतार चढ़ाव की और बैलेंस शीट की बहुत गहरी समझ रही होगी। फिर 2008 के वित्तीय संकट में ऐसा क्या हो गया कि उसका सारा टेक्निकल ज्ञान धरा का धरा रह गया और एक गैस स्टेशन का कर्मचारी उससे आगे निकल गया? यहीं पर हमें तकनीकी ज्ञान और जो मानवीय व्यवहार है ना, उसके बीच की उस खाई को समझना होगा। हाँ। देखिए, फुस्कॉन के पास ज्ञान या समझ की कोई कमी नहीं थी। मैं मानती हूँ कि वो बहुत स्मार्ट था, लेकिन उसने अपनी जीवन शैली को बहुत ही ज्यादा खर्चीला बना लिया था और बाजार में भारी कर्ज ले रखा था। ओहो। जब कोई बहुत भारी कर्ज लेकर निवेश करता है, जिसे हम फाइनेंस की भाषा में लेवरेज कहते हैं, तो ये मुनाफे को तो बढ़ाता है, लेकिन बाजार का थोड़ा सा भी गिरना इंसान को पूरी तरह तबाह कर सकता है। हाँ, क्योंकि कर्ज तो चुकाना ही पड़ेगा, चाहे बाजार कहीं भी जाए। एग्जैक्टली। 2008 के संकट में फुस्कॉन के साथ ठीक यही हुआ। उसका सारा जो गणित था वो अपनी जगह सही हो सकता था, लेकिन लालच और अति आत्मविश्वास जैसी भावनाओं ने उसकी नैया डुबो दी। मुझे हमेशा से लगता था कि निवेश तो पूरी तरह से नंबरों का खेल है, जैसे कोई मशीन हो। लोग अक्सर ऐसा ही सोचते हैं। हाँ, मतलब अगर हम मशीन में सही फॉर्मूले डाल दें तो वो सही परिणाम ही देगी, है ना? लेकिन रीड और फुस्कॉन की ये कहानी सुनकर तो मेरा ये भ्रम ही टूट गया। मुझे ऐसा लगता है कि हम वित्त को पूरी तरह से गलत नजरिए से देख रहे थे। सच कहूं तो वित्त कोई मशीन है ही नहीं। अच्छा जी, अगर ये सच में कोई मशीन होती तो दुनिया के जितने भी सबसे स्मार्ट इंजीनियर और गणितज्ञ हैं, वही इस धरती के सबसे अमीर इंसान होते। हाँ, ये भी है। इसके बजाय वित्त को ना एक जंगली जानवर की तरह देखना चाहिए। जंगली जानवर? हाँ, एक ऐसा जानवर जो मानवीय भावनाओं जैसे लालच, डर, ईर्ष्या और असुरक्षा से संचालित होता है। बहुत बढ़िया एनालॉजी है ये। हम गणित के सूत्रों से किसी जंगली जानवर को वश में नहीं कर सकते ना। उसके लिए आपको भावनाओं पर नियंत्रण की जरूरत होती है। रोनाल्ड रीड के पास उस जानवर को शांत रखने का धैर्य था, जबकि फुस्कॉन अपनी ही भावनाओं के जाल में उलझ कर रह गया। तो मतलब तकनीकी ज्ञान से ज्यादा ये जरूरी है कि हम अपने दिमाग को कैसे कंट्रोल करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये बात तो समझ आती है कि भावनाओं पर काबू पाना बहुत जरूरी है, लेकिन एक बहुत ही बुनियादी सवाल ये भी उठता है कि अगर इंसान इतने ही समझदार हैं और हम सब जानते हैं कि लालच या डर हमारे लिए बुरा है, तो फिर हम बार बार इतने खराब वित्तीय फैसले क्यों लेते हैं? आखिर हम खुद ही अपने नुकसान का कारण क्यों बनते हैं? इसका बहुत ही दिलचस्प कारण हमारी सोच और जो हमारा अनुभव का दायरा है ना, उससे जुड़ा हुआ है। वो कैसे? देखिए, हम सभी ये मानकर चलते हैं कि हम दुनिया को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। हाँ, सबको ही लगता है। लेकिन वास्तविकता ये है कि हमारा जो व्यक्तिगत अनुभव है वो दुनिया में होने वाली कुल घटनाओं का मात्र 0.000001% होता है। बाप रे, इतना कम? हाँ, फिर भी हम उसी छोटे से अनुभव को अपनी दुनिया का 80% हिस्सा मानकर सारे फैसले लेते रहते हैं।
यानी हम अपनी छोटी सी खिड़की से बाहर देखकर पूरी दुनिया का मौसम तय करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह आप इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक व्यक्ति का जन्म घोर गरीबी में हुआ है या उसने अपनी जवानी में द्वितीय विश्व युद्ध जैसी भयानक तबाही देखी है। ठीक है। उसके लिए पैसे का मतलब सिर्फ सुरक्षा और अपना अस्तित्व बचाना होगा। वो बाजार के किसी भी जोखिम को ना एक जानलेवा खतरे के रूप में देखेगा। हाँ, क्योंकि उसने जिंदगी भर सिर्फ अस्थिरता ही देखी है। एग्जैक्टली। इसके ठीक विपरीत एक ऐसा इंसान है जो एक स्थिर और लगातार बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में पला बड़ा है। उसके लिए जोखिम का मतलब आगे बढ़ने का एक अवसर होगा। अब सोचिए, जब ये दोनों लोग शेयर बाजार में निवेश करने उतरेंगे तो क्या होगा? उनके फैसले बिल्कुल अलग होंगे ना? एकदम अलग होंगे। और मजे की बात यह है कि दोनों ही अपने अपने अनुभवों के आधार पर खुद को सही मानेंगे। ये बहुत गहरी बात है। इसीलिए मॉर्गन हाउसेल अपनी किताब में कहते हैं कि कोई भी पागल नहीं है। नो वन इज क्रेजी। हर कोई अपने तजुर्बे के हिसाब से उस वक्त का सबसे तार्किक फैसला ले रहा होता है। अगर हर कोई अपनी जगह सही है और हम सिर्फ अपने तजुर्बे के आधार पर ही फैसले ले रहे हैं, हाँ, तो क्या हम अक्सर सफलता को सिर्फ कड़ी मेहनत और सही फैसलों का परिणाम मानकर खुद को एक झूठी कहानी नहीं सुनाते रहते? आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं। मतलब हम अक्सर सफल लोगों की कहानियां पढ़ते हैं और सोचते हैं कि अगर हम भी उनके जैसे कदम उठाएंगे तो हम भी सफल हो जाएंगे। क्या हम भाग्य की उस बहुत बड़ी भूमिका को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं कर देते जो असल में सफलता और विफलता के बीच का अंतर तय करती है? मैं कहूंगी कि ये इस पूरी चर्चा का एक बहुत ही विचारणीय बिंदु है। भाग्य और जोखिम वास्तव में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दुनिया इतनी ज्यादा जटिल और आपस में जुड़ी हुई है ना कि हर परिणाम 100% सिर्फ हमारी मेहनत या हमारे नियंत्रण में हो ही नहीं सकता। सही बात है, कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। हमारे स्रोतों में बिल गेट्स की कहानी से इस बात को बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। अच्छा, बिल गेट्स का उदाहरण है इसमें? जी, हम सभी मानते हैं कि बिल गेट्स बहुत बुद्धिमान है और उन्होंने अपनी जिंदगी में जबरदस्त मेहनत की। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन ये भी एक ऐतिहासिक तथ्य है कि 1968 में वो दुनिया के उन गिने चुने हाई स्कूलों में से एक में पढ़ते थे जहां उस जमाने में कंप्यूटर की सुविधा उपलब्ध थी। 1968 में कंप्यूटर, ये तो बहुत बड़ी बात थी। हाँ, उस समय दुनिया भर के हाई स्कूल के बच्चों को कंप्यूटर मिलना, इसकी संभावना लगभग 10 लाख में से एक थी। ये उनका भाग्य था कि उन्हें वो मौका मिला। अरे वाह! और जहां तक मुझे याद आ रहा है, उसी स्कूल में उनके एक दोस्त भी थे, शायद केंट इवांस नाम था उनका। हाँ, केंट इवांस, जो शायद बिल गेट्स जितने ही होशियार और जुनूनी थे ना। केंट इवांस वो बिल गेट्स के सबसे करीबी दोस्त थे और मैं बताऊं, वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में उतने ही माहिर थे। उनके साथ मिलकर गेट्स भविष्य की बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते थे। लेकिन हाई स्कूल खत्म होने से पहले ही एक पर्वतारोहण दुर्घटना में केंट की बहुत ही दुखद मृत्यु हो गई। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। और आपको पता है, अमेरिका में उस वक्त एक युवा की इस तरह पहाड़ों पर मौत होने की संभावना भी 10 लाख में से एक ही थी। मतलब एक तरफ 10 लाख में से एक संभावना वाला भाग्य और दूसरी तरफ 10 लाख में से एक संभावना वाला जोखिम। एग्जैक्टली। ये जोखिम का वो क्रूर पहलू था जिस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं था। केंट और बिल दोनों के पास एकदम समान प्रतिभा थी, लेकिन दोनों भाग्य और जोखिम के बिल्कुल चरम सिरों पर खड़े थे। यह कहानी सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। लेकिन अगर सफलता और विफलता में भाग्य या जोखिम का इतना ही बड़ा हाथ है, तो क्या इसका मतलब यह है कि हमारी मेहनत का कोई मोल ही नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब क्या हमें बस भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ धर के बैठ जाना चाहिए? मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम प्रयास करना ही छोड़ दें। इसका असल मतलब ये है कि हमें जो चरम उदाहरण हैं, यानी जो एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स हैं, उनसे सीधे निष्कर्ष निकालना बंद कर देना चाहिए। समझ रहा हूं। हम किसी एक अरबपति की सुबह उठने की दिनचर्या की नकल करके ना रातों रात अरबपति नहीं बन सकते। हाँ, वो सुबह 4 बजे उठने वाला ट्रेंड। हाँ, वो ही। इसके बजाय हमें व्यापक पैटर्न पर ध्यान देना चाहिए। हमें बहुत ही विनम्रता के साथ ये स्वीकार करना चाहिए कि हमारे फैसलों के कुछ परिणाम ऐसे कारकों से तय होंगे जो हमारे नियंत्रण से पूरी तरह बाहर हैं। सही है। ये जो स्वीकारोक्ति है ना, ये हमें सफलता मिलने पर बहुत ज्यादा अहंकार से बचाती है और अगर विफलता मिले तो खुद को जरूरत से ज्यादा दोष देने से भी रोकती है। ये बहुत ही शानदार नजरिया है। लेकिन अगर भाग्य हमारे हाथ में है ही नहीं और बाजार कभी भी अप्रत्याशित रूप से क्रैश हो सकता है, तो फिर कोई इंसान 30 या 40 साल तक निवेश में टिका कैसे रह सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। मतलब क्या कोई ऐसा तरीका
या कोई ऐसा माइंडसेट है जो इन अचानक आने वाले झटकों से हमें बचा सके? इसका जवाब ना एक बहुत ही साधारण लेकिन बहुत शक्तिशाली सिद्धांत में छुपा है, और वो है सर्वाइवल, यानी टिके रहने की कला। टिके रहने की कला। हाँ, वित्तीय दुनिया का एक बहुत कड़वा सच है जो मैं आपको बताती हूँ। अमीर बनना एक बात है, लेकिन अमीर बने रहना बिल्कुल ही दूसरी बात है। अमीर बनने के लिए आपको जोखिम लेना पड़ता है, साहसी होना पड़ता है, लेकिन अमीर बने रहने के लिए आपको थोड़ी मितव्ययिता और एक तरह की पैरानोया की जरूरत होती है। पैरानोया? हाँ, मतलब एक तरह का डर। हाँ, पैरानोया यानी दिमाग के एक कोने में हमेशा ये डर रखना कि जो कुछ भी आज हमारे पास है ना, वो एक ही झटके में हमसे छिन सकता है। तो क्या हमें हमेशा डरा हुआ रहना चाहिए? ये तो मतलब बहुत ही तनावपूर्ण जीवन हो जाएगा। नहीं, मैं डरा हुआ रहने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सतर्क रहने की बात कर रही हूँ। अच्छा। और इसी सतर्कता के साथ जब आप लंबे समय तक टिके रहते हैं ना, तो एक जादुई प्रक्रिया काम करने लगती है जिसे हम कंपाउंडिंग कहते हैं। हाँ, कंपाउंडिंग का नाम तो बहुत सुना है। अगर हम वॉरेन बफे का उदाहरण लें, तो हर कोई ये जानना चाहता है कि वो कौन से शेयर खरीदते हैं या उनकी रणनीति क्या है। बिल्कुल, सब उनका पोर्टफोलियो कॉपी करना चाहते हैं। हाँ, लेकिन उनकी सफलता का असली रहस्य उनका कौशल नहीं है, बल्कि उनका समय है। उनकी जो कुल $84.5 बिलियन की संपत्ति है ना, उसमें से $81.5 बिलियन उनके 65वें जन्मदिन के बाद आए हैं। क्या? 65 साल की उम्र के बाद? जी हाँ, और उन्होंने 10 साल की उम्र में निवेश करना शुरू कर दिया था। ये है कंपाउंडिंग का असली चमत्कार। ये आंकड़ा सच में अविश्वसनीय है। उनके जीवन भर की कमाई का 95% से ज्यादा हिस्सा उनके बुढ़ापे में आया। बिल्कुल। हमारे जो स्रोत हैं उसमें इस कंपाउंडिंग को समझाने के लिए पृथ्वी के हिमयुग यानी आइस एज का एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया है। हाँ, वो उदाहरण मुझे भी बहुत पसंद है। मुझे वो कॉन्सेप्ट बहुत आकर्षक लगा। क्या हम उसे थोड़ा और खोलकर समझा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। देखिए, वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि हिमयुग की शुरुआत अचानक किसी भयंकर ठंड या बहुत भारी बर्फबारी से नहीं हुई थी। तो फिर कैसे हुई थी? इसकी शुरुआत बस एक ऐसी ठंडी गर्मी से हुई थी जो इतनी गर्म नहीं थी कि पिछली सर्दियों की जो सारी बर्फ थी ना, उसे पूरी तरह पिघला सके। अच्छा, यानी थोड़ी सी बर्फ बच गई। एग्जैक्टली। नतीजा ये हुआ कि थोड़ी सी बर्फ जमीन पर बच गई। और फिर अगली सर्दियों में उस बची हुई बर्फ ने क्या किया? अगली सर्दियों में उस बची हुई बर्फ ने ना एक सतह का काम किया, जिस पर और ज्यादा बर्फ जमा होना बहुत आसान हो गया। इस सफेद बर्फ ने सूर्य की रोशनी को अंतरिक्ष में वापस रिफ्लेक्ट कर गया, जिससे धरती का तापमान थोड़ा और गिर गया। ओहो, तो एक चेन रिएक्शन शुरू हो गया। हाँ, तापमान गिरने से और ज्यादा बर्फ बनी और ये चक्र बस चलता ही रहा। अंततः एक छोटी सी बची हुई बर्फ ने पूरी की पूरी धरती को जमा दिया। निवेश में भी कंपाउंडिंग ठीक इसी तरह काम करती है। तो अगर मैं इसे सही समझ रहा हूं, तो वो जो बची हुई बर्फ है वो असल में निवेश में हमारा वो रिटर्न या मुनाफा है जिसे हम निकालते नहीं हैं बल्कि वापस निवेश कर देते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। जब हम अपना पैसा और उस पर मिला जो मुनाफा है उसे वापस निवेश कर देते हैं, तो अगले साल हमें सिर्फ अपने मूल पैसे पर रिटर्न नहीं मिलता। पुराने रिटर्न पर भी रिटर्न मिलता है। हाँ, इसके लिए हमें हर साल 30 या 40% के किसी बड़े चमत्कारिक रिटर्न की जरूरत नहीं है। हमें बस एक स्थिर और निरंतर रिटर्न चाहिए जो बिना रुके सालों तक बढ़ता रहे। लेकिन वो निरंतरता बनाए रखना ही तो सबसे मुश्किल काम है ना? क्यों? मतलब शेयर बाजार कभी एक जैसा तो रहता नहीं है, वहां तो भयंकर वोलेटिलिटी या उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ऐसे में कोई अपने पैसे को कैसे छोड़ सकता है? घबराहट तो होती ही है। देखिए, इस उतार चढ़ाव को देखने का हमारा नजरिया ही असल समस्या है। हम अक्सर बाजार के गिरने को ना एक जुर्माने की तरह देखते हैं, जैसे हमने कोई गलती कर दी हो और बाजार हमें सजा दे रहा हो। हाँ, लाल निशान देखते ही डर लगने लगता है। लेकिन असल में ये एक फीस है। फीस? हाँ, जब हम कोई अच्छी सर्विस लेते हैं तो उसकी फीस हम खुशी खुशी चुकाते हैं ना। शेयर बाजार से मिलने वाला लंबा और बड़ा रिटर्न कोई मुफ्त की चीज नहीं है। इसकी फीस बाजार की इसी अस्थिरता को झेलना है। बहुत ही दिलचस्प बात है ये। जो लोग इसे जुर्माना मानते हैं वो डर कर बाहर निकल जाते हैं, और जो इसे फीस मानते हैं वे बस डटे रहते हैं। मैं इसकी तुलना एक मैराथन दौड़ से करना चाहूंगा। बताइए। मैराथन में वो धावक कभी नहीं जीतता जो शुरुआत में ही सबसे तेज दौड़ता है और फिर जल्दी थक कर गिर जाता है। सही बात है। वो धावक जीतता है जो एक स्थिर गति बनाए रखता है,
रास्ते में घायल होने से बचता है और बस रेस में टिका रहता है। बिल्कुल। निवेश में भी यही सर्वाइवल माइंडसेट काम आता है। इसीलिए हमें अपने निवेश में एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी सुरक्षा की गुंजाइश हमेशा रखनी चाहिए। हाँ, ये बहुत जरूरी है। ये मानकर चलना चाहिए कि चीजें हमेशा हमारी योजना के अनुसार तो नहीं होंगी। और देखिए, जब इंसान ये सर्वाइवल माइंडसेट अपना लेता है ना और पैसा कमा लेता है, तो यहाँ एक और बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक पहेली सामने आती है। वो क्या? वित्तीय रूप से सुरक्षित होने के बाद भी लोग अक्सर पैसे का गलत इस्तेमाल क्यों करने लगते हैं? हाँ, मैंने देखा है, पैसा आते ही लोग पागल हो जाते हैं। इसका कारण ये है कि हम रिच होने और वेल्थ यानी सच्ची दौलत के बीच का जो अंतर है ना, उसे भूल जाते हैं। रिच और वेल्थ में क्या फर्क है? रिच होना हमारी वर्तमान आय और खर्च करने की जो क्षमता है उसे दिखाता है। अच्छा। जब हम एक बहुत बड़ी लग्जरी कार खरीदते हैं तो दुनिया देखती है कि हम रिच हैं, लेकिन वेल्थ या जो सच्ची दौलत है वो वह पैसा है जिसे हमने खर्च नहीं किया है, वो अदृश्य है। यानी जो पैसा बैंक में है या निवेश में है। एग्जैक्टली, वो किसी को दिखता नहीं है, लेकिन वही असली ताकत है। लेकिन हम इंसानों को ना दिखावा करना बहुत पसंद है। हाँ, वो तो है। इसे हमारे स्रोतों में कार में बैठे आदमी का विरोधाभास कहा गया है। हम अक्सर वो पैसा उन चीजों को खरीदने पे खर्च कर देते हैं जिनकी हमें वास्तव में कोई जरूरत ही नहीं होती। बिल्कुल, सिर्फ दूसरों के दिखाने के लिए। हाँ, सिर्फ उन लोगों को प्रभावित करने के लिए जिनसे हम शायद कभी बात भी नहीं करेंगे। जब हम सड़क पर किसी को फरारी चलाते हुए देखते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि वो कार चलाने वाला आदमी कितना महान है। हम सोचते हैं कि अगर मेरे पास वो कार होती तो लोग मेरी कितनी इज्जत करते। ये एक बहुत ही खोखला चक्र है, मैं बताऊं। सच्चाई ये है कि लोग हमारी महंगी चीजों को देखकर हमारा सम्मान नहीं कर रहे होते हैं। वे बस खुद को हमारी जगह रखकर अपनी अहमियत की कल्पना कर रहे होते हैं। कितनी गहरी बात है। हम दिखावे से सच्चा सम्मान कभी नहीं खरीद सकते। इसीलिए ये कहा जाता है कि हमारी जो बचत दर है यानी सेविंग्स रेट, वो बाजार के रिटर्न से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो हमारे अपने हाथ में है। बिल्कुल। और बचत करना असल में क्या है? ये अपने अहंकार को कम करना है। हमारी आय और हमारे अहंकार के बीच का जो फासला है ना, वही हमारी असल बचत है। तो अगर हम अपने अहंकार को कम करके पैसा बचा भी लें तो उस सच्ची दौलत का सबसे बड़ा फायदा क्या है? मतलब क्या वो हमें और अधिक चीजें खरीदने की ताकत देती है? नहीं, पैसों का सबसे बड़ा लाभांश कोई भौतिक वस्तु या कोई महंगी चीज नहीं है। इसका सबसे बड़ा फायदा है अपने समय पर नियंत्रण हासिल करना। समय पर नियंत्रण? हाँ, ये आजादी पाना कि हम सुबह उठ के खुद से ये कह सकें कि आज मैं वो कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ, जब मैं चाहता हूँ और जिसके साथ मैं चाहता हूँ। यही जीवन में खुशी और संतुष्टि का सबसे बड़ा कारक है। समय पर नियंत्रण पाना ही असली आजादी है। लेकिन ये आजादी पाना तब और भी मुश्किल हो जाता है जब हमारे चारों तरफ दुनिया का इतना सारा शोर शराबा हो। वो तो है, न्यूज़ और सोशल मीडिया का शोर। हाँ, हर दिन कोई ना कोई खबर आती है कि बाजार गिरने वाला है या अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डूबने वाली है। और अजीब बात यह है कि जो निराशावाद है ना, वो हमेशा लोगों को बहुत समझदारी भरा लगता है। ऐसा क्यों है कि हम बुरी खबरों पर इतनी जल्दी विश्वास कर लेते हैं? क्योंकि निराशावाद हमारे दिमाग के उस हिस्से से सीधे जुड़ता है जो खतरे भांपने का काम करता है। अच्छा, एवोल्यूशन की वजह से। हाँ, बुरी खबरें रातों रात बनती हैं, जैसे किसी बैंक का डूब जाना। ये चीजें तुरंत हमारा ध्यान खींचती हैं और ना एक बहुत ही आकर्षक सेल्स पिच की तरह काम करती हैं। और अच्छी खबरें? इसके विपरीत आशावाद या जो अच्छी खबरें हैं वो बहुत धीमी गति से बनती हैं। जैसे एक नई जीवन रक्षक दवा को विकसित होने में दशकों लग जाते हैं। इतिहास गवाह है कि लंबी अवधि में इंसान हमेशा समस्याओं का समाधान ढूंढ ही लेता है, लेकिन जो अल्पकाल का शोर है वो हमेशा डरावना ही होता है। तो इस हर तरफ फैले हुए निराशावाद और शोर से खुद को कैसे बचाएं? क्योंकि जब सब डर रहे हों तो अपनी योजना पर टिके रहना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। इस शोर से बचने का सबसे कारगर तरीका है कि आप अपना खेल खुद पहचानें। अपना खेल पहचानें? हाँ, वित्तीय दुनिया में सबसे बड़ी गलतियां तब होती हैं जब हम किसी ऐसे व्यक्ति की नकल करने लगते हैं जो हमसे बिल्कुल अलग ही खेल खेल रहा है। एक उदाहरण दे सकते हैं? मान लीजिए हम अगले 30 साल बाद अपने रिटायरमेंट के लिए एक कम लागत वाले इंडेक्स फंड में निवेश कर रहे हैं। ठीक है, इंडेक्स फंड मतलब? जो पूरे बाजार की चाल के साथ चलता है। बिल्कुल।
अब टीवी पर एक डे ट्रेडर आता है जो अगले कुछ घंटों में ही मुनाफा कमाने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है कि बाजार आज क्रैश होने वाला है, जल्दी से सब कुछ बेच दो। तो उसके लिए तो वो खबर सच हो सकती है ना, क्योंकि उसका खेल ही कुछ घंटों का है। बिल्कुल सही कहा। लेकिन हमारे जो 30 साल के लक्ष्य हैं, उसके लिए उसका शायद कोई मतलब ही नहीं है। अगर हम उसकी बात सुनकर घबरा जाते हैं और अपना सारा निवेश बेच देते हैं, तो हम अपना गेम छोड़कर उसका गेम खेलने लगते हैं और बस यहीं हम हार जाते हैं। यानी हमें अपनी जो गोल पोस्ट है उसे एकदम स्थिर रखना होगा। ये जानना होगा कि हमारे लिए पर्याप्त क्या है। हाँ, इनफ क्या है। अक्सर होता यह है कि इंसान 10 लाख कमाता है तो 50 लाख की चाहत रखने लगता है। हमारा जो लक्ष्य है वो हमेशा बस आगे खिसकता रहता है। मॉर्गन हाउसल ने किताब में अपना खुद का बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। वो वित्तीय मामलों के इतने बड़े विशेषज्ञ हैं। गणित के हिसाब से उन्हें अपना सारा पैसा शेयर बाजार में लगाना चाहिए था ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सबसे पहले बिना किसी कर्ज के अपना घर खरीदा। विशुद्ध रूप से वित्तीय नजरिए से लोग इसे एक बेवकूफी भरा फैसला कह सकते हैं। हाँ, क्योंकि उस पैसे पर वो बाजार से ज्यादा रिटर्न कमा सकते थे। बिल्कुल, लेकिन हाउसेल ने कहा कि उन्होंने यह फैसला सिर्फ और सिर्फ अपनी मन की शांति के लिए लिया। उनका मुख्य लक्ष्य रिटर्न को अधिकतम करना था ही नहीं, बल्कि अपनी रातों की नींद और अपनी वित्तीय स्वतंत्रता को सुरक्षित करना था। ये वाकई एक आंखें खोलने वाला नजरिया है। सफलता की कीमत हमेशा पैसों में नहीं चुकाई जाती। सही बात है। कभी कभी ना इसकी कीमत अनिश्चितता, संदेह और जो भावनात्मक तनाव है उसके रूप में भी चुकानी पड़ती है। जो लोग इस कीमत को सफलता की एक फीस की तरह स्वीकार कर लेते हैं, वही लंबी दौड़ में असली विजेता बनते हैं। एकदम सही। तो अगर हम आज की इस पूरी गहरी चर्चा के धागों को एक साथ समेटें, तो एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर उभर कर आती है। पैसों के इस पूरे खेल में सफलता इस बात से बहुत कम तय होती है कि हम क्या जानते हैं। ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करती है कि हम कैसा व्यवहार करते हैं। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे भाग्य की एक अदृश्य भूमिका होती है, कैसे कंपाउंडिंग का जादू समय के साथ बिल्कुल खामोशी से अपना काम करता है, और कैसे अपने अहंकार को दबाकर बचत करना ही हमारी सच्ची दौलत बनाता है। और इन सब के बीच जो सबसे अहम सबक है वो ये है कि हम दूसरों के शोर से प्रभावित हुए बिना अपना खुद का खेल पहचानें। बाजार के उतार चढ़ाव को जुर्माना नहीं बल्कि एक फीस माने। जब हम पैसे को सिर्फ स्प्रेडशीट के उन आंकड़ों की बजाय मानवीय व्यवहार के नजरिए से समझना शुरू करते हैं ना, तभी हम सही मायने में वित्तीय समझदारी हासिल कर पाते हैं। आज के इस गहन विश्लेषण को खत्म करते हुए मैं हमारे सुनने वालों के लिए एक बहुत ही जरूरी विचार छोड़ना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। हमारी शुरुआत की उस कहानी पर वापस चलते हैं। रोनाल्ड रीड के पास दुनिया को दिखाने के लिए कोई फरारी या कोई बड़ा बंगला नहीं था, लेकिन उसके पास करोड़ों डॉलर की वो आजादी थी जो हार्वर्ड से पढ़े बड़े बड़े अधिकारी भी हासिल नहीं कर पाते। अगर सच्ची दौलत वो पैसा है जो खर्च नहीं किया गया, वो दौलत जो दुनिया को दिखाई ही नहीं देती, तो जरा सोचिए, हम अपने जीवन का जो इतना दैनिक तनाव झेल रहे हैं, क्या वो सिर्फ एक ऐसा भ्रम बनाए रखने की कीमत है जिसका असल में हमारी अपनी खुशी या हमारी स्वतंत्रता से कोई लेना देना ही नहीं है? बहुत ही गहरा सवाल है ये। आप अपनी जिंदगी में किसकी शर्तों पर जी रहे हैं? क्या आप अपने समय की आजादी के लिए निवेश कर रहे हैं, या सिर्फ उन अजनबियों को प्रभावित करने के लिए जिन्हें आप शायद जानते भी नहीं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा कि आप वास्तव में कौन सा खेल खेल रहे हैं।